आइए मित्रों, आज हम लोग जो है संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और जो है इससे परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के सवाल जो है आते रहते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं संविधान के महत्वपूर्ण भाग नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे अंग्रेजी में इसे या शार्ट रूप में इसे जो है डीपीएसपी कहते हैं। शार्ट रूप में इसे क्या कहते हैं? डीपीएसपी। और इसे पूरे हिंदी में क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब हम शुरू करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये संविधान के किस भाग में है। तो संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से जो है 36 से 51 तक है। तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है। ठीक है, तो अब ये दूसरा सवाल ये उठता है कि जो है नीति निर्देशक तत्व जो है ये कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से, स्रोत इनका क्या है। तो हमारे संविधान में जो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। तो अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है और यह कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो फिर से हम लोग देखते हैं संविधान के भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी, और यह जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक है और यह कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम देखते हैं कि यह जो है, अगर ये सवाल एग्जाम में बार बार आता है कि जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना संविधान का कौन सा हिस्सा करता है, कौन सा भाग करता है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व करता है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन करता है? नीति निर्देशक तत्व, संविधान का भाग 4 हमारे देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। साथ ही हम देखते हैं कि जो है यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है या वाद योग्य नहीं है, यानी इसे सामान्य भाषा में समझिए तो इसे न्यायालय द्वारा लागू कराया नहीं जा सकता। जहां भाग 3 में हमने पढ़ा कि जो मूल अधिकार हैं इसे जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, उसे हम न्यायालय द्वारा लागू करा सकते हैं, लेकिन जो है भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्व ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, इसे हम जाकर के न्यायालय में नहीं मांग सकते हैं कि जो है ये नीति निर्देशक तत्वों में इन चीज़ों का उल्लेख है और इसको जो है सरकार से ये कहेंगे कि लागू करिए, कोर्ट द्वारा आदेश लाएंगे, ऐसा नहीं है। तो न्यायालय द्वारा यह प्रवर्तनीय नहीं है, न यह वाद का विषय है, यानी इस पर हम वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। यह सरकार की इच्छा पर निर्भर है। सरकार अपनी सुविधा के अनुसार इसे समय के साथ धीरे धीरे जो है लागू करेगी। ठीक है, तो जो नीति निर्देशक तत्व है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यह सरकार की इच्छा पर निर्भर है। इसीलिए संविधान के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ केटी शाह, फिर से याद करिएगा, संविधान विशेषज्ञ केटी शाह ने यह कहा कि यह ऐसा चेक है, यह ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार इसे जो है इसका भुगतान किया जाएगा। इसका तात्पर्य आप समझिए जो है, यानी नीति निर्देशक तत्व, देखिए नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इसी के कारण केटी शाह ने कहा कि यह ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार लागू होगा या बैंक की सुविधा के अनुसार इसका भुगतान किया जाएगा। अर्थात नीति निर्देशक तत्व ये सरकार की इच्छा पर निर्भर है और सरकार की जब इच्छा पर निर्भर है तो सरकार अपनी सुविधा से इसे लागू करेगी। इसमें जो विषय हैं उसको अपनी सुविधाएं से लागू करेगी। इसी से जो है प्रभावित होकर के जो है केटी शाह ने कहा कि यह जो है
एक ऐसा बैंक का एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा पर है। सामान्य तौर पर अब क्या है, आप चेक लेके जाते हैं और चेक जमा करते हैं, तुरंत पैसा लेके चले आते हैं। लेकिन यह एक ऐसा चेक है नीति निषेधक तत्व जो बैंक की सुविधा पर, अर्थात जब बैंक का मतलब है सरकार जब चाहेगी तब इसे लागू करेगी, मांगने पर या न्यायालय द्वारा आदेश पर यह लागू नहीं किया जा सकता। और साथ ही यह कोई वाद विवाद का विषय नहीं है, यह वाद योग्य नहीं है, इस पर कोर्ट में जाकर हम वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा जो है नीति निषेधक तत्व क्या है, तो नीति निषेधक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है, और जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथ ही यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, और जो है यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या वाद योग्य नहीं है। अब हमने देखा कि यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, साथ ही यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भी स्थापना करता है। अगर आपसे सवाल आए कि संविधान का कौन सा भाग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की स्थापना, राज्य के नीति निषेधक तत्व 3 प्रकार के न्याय की स्थापना जो है करते हैं। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं। साथ ही नीति निषेधक तत्व 2 प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। कौन कौन? तो जो है सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। आप देखे होंगे कि जो है संविधान का भाग 3 राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, लेकिन संविधान का भाग 4 अर्थात नीति निषेधक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। तो जो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना नीति निषेधक तत्व, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना तो वो मूल अधिकार होगा। न्याय कितने प्रकार का है नीति निषेधक तत्व में? तो न्याय जो है 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना जो है नीति निषेधक तत्व के द्वारा होती है। ठीक है, तो हमने जो है ये महत्वपूर्ण जो है बिंदु है इसको हमने देखा। साथ ही हम लोग जो है संविधान के संवैधानिक सलाहकार जो BN राव थे, उन्होंने जो है अगर इसके इतिहास में जाएंगे तो सामान्य तौर पर बहुत छोटे ढंग से आप ये समझिए कि जो BN राव ने जो प्रारूप तैयार किया था उसमें नीति निषेधक तत्व जैसा कोई उल्लेख नहीं था। उन्होंने मूल अधिकार फर्स्ट और मूल अधिकार सेकेंड जैसा जो है वर्जन दिया था। ठीक है, मूल अधिकार फर्स्ट, मूल अधिकार सेकेंड। तो मूल अधिकार फर्स्ट जो वर्तमान में मूल अधिकार है भाग 3 में, लेकिन मूल अधिकार सेकेंड जो था, मूल अधिकार सेकेंड वो सरकार की तमाम कंडीशन थे। उस समय हमको आज़ादी मिली थी, सरकार के पास बहुत सारी परेशानियां थी, इसलिए उसको जो है नीति निषेधक तत्व में रखा गया और वर्तमान में यह संविधान के भाग 4 में है। लेकिन यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यह सरकार की इच्छा पर है और सरकार के लिए यह एक आदर्श दस्तावेज है। यानी यह कहा गया है कि सरकार कोई भी नीति, कोई भी कानून बनाएगी तो उसके लिए एक आदर्श के रूप में नीति निषेधक तत्व है। ये आदर्श दस्तावेज कहा जाता है। सरकार की नीतियों, कोई भी सरकार है अपनी नीतियों को जब बनाती है, उसे लागू करती है तो नीति निषेधक तत्वों को ध्यान में रखकर करती है कि इससे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमने एक सामान्य सी जानकारी इसके विषय में देखा, फिर से हम लोग इसको चर्चा करते हैं। आप बताइए जो है नीति निषेधक तत्व संविधान के किस भाग में? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 यह जो है किस प्रकार के राज्य की स्थापना करता है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। इसका स्रोत क्या है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये कितने लोकतंत्र की स्थापना करता है? तो 2 जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह कितने प्रकार की न्याय की स्थापना करता है? तो 3 सामाजिक, आर्थिक और जो है राजनीतिक न्याय की स्थापना जो है करता है। कौन कहा है इसे कि एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा के अनुसार इसका भुगतान किया जाएगा? तो वो कहें केटी शाह, ऐसा चेक जो बैंक की सुविधा के अनुसार जो है इसका भुगतान किया जाएगा। अब हम देखते हैं इसके जो है आगे नीति निषेधक तत्व में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं और प्रयास करेंगे कि वो अनुच्छेद हमको जो है
याद हो जाए, हमारे दिमाग में उसका जो है जो मूल चीज़ है वो हमारे दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि डायरेक्ट अनुच्छेदों से भी परीक्षाओं में सवाल बनते हैं। तो हम लोग देखते हैं, आप देखें कि अनुच्छेद 36 से 51 के जो है 36 से 51 तक नीति निषेधक तत्वों का वर्णन है। तो हम लोग शुरू करते हैं जो है अनुच्छेद 36। इसमें क्या कहा गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा, साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि अनुच्छेद 12 में भी आपने देखा था राज्य की परिभाषा है, और साथ ही अनुच्छेद 36 में भी जो है राज्य की परिभाषा है। अब आप सोचेंगे राज्य क्या है, तो राज्य यहाँ यूपी, बिहार, बंगाल ये सब मत समझिए। राज्य का मतलब है भारत, राष्ट्र से मतलब है। राज्य का मतलब राजनीतिक शब्दावली में जो है राष्ट्र जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं उसे यहाँ राज्य कहा गया है। राज्य का मतलब ये नहीं यूपी, बंगाल, बिहार, आसाम, गुजरात, ये नहीं होता है। राज्य मतलब आपके दिमाग में जो, आपके मन में जो राष्ट्र है वही यहाँ राजनीतिक शब्द में जो है राज्य कहा गया है। तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में और साथ ही अनुच्छेद 36 में कहा गया है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि राज्य क्या होता है। तो राज्य में जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्लस लोकल जो भी बॉडीज होती है, जो भी लोकल अथॉरिटी है, जो स्थानीय निकाय हैं, वो सारे राज्य में आते हैं। ठीक है, जैसे बिजली विभाग अपने आप में एक राज्य है, वो कानून बनाती है, उसे लागू कराती है। ठीक, तो जो है ये सब जो है राज्य, जो स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, ये भी जो है राज्य के अंतर्गत आएगा। ऐसा नहीं है कि केवल राज्य का मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। राज्य का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्लस समस्त स्थानीय निकाय, जितने भी लोकल बॉडीज हैं वो भी राज्य के एक अंग है, राज्य का हिस्सा है, तो वो भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। जो भी एक अपना कानून बना करके उसे लागू करती हैं और जनता को मनवाती हैं, वो सब राज्य में आएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है। अब आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। पहले ही जान रहे हैं कि नीति निषेधक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगर आपसे ये पूछे कि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 37। 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 38 जो है, अनुच्छेद 38 के तहत ये कहा गया है कि राज्य जो है लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए जो है प्रयास करेगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा, अनुच्छेद 38। राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा, अनुच्छेद 38। और इसमें लोक कल्याण का तात्पर्य क्या होता है, लोक कल्याण का मतलब सभी जनता का कल्याण, सभी निवासियों का कल्याण, सबका कल्याण, लोक कल्याण। लोक का मतलब होता है सब लोग, सबका जो कल्याण होता है उसे ही लोक कल्याण कहते हैं। तो उसकी अभिवृद्धि के लिए राज्य जो है प्रयास करेगा। किसमें, अनुच्छेद 38 में। साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, लोक कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देगा, लोगों का लोक कल्याण करेगा, साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा, अनुच्छेद 38 में। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 39। इसमें कहा गया है स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। इसमें अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है, स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर कोई स्त्री पुरुष समान कार्य करते हैं तो उनको समान वेतन मिलेगा। लेकिन आज भी देखते हैं हमारे समाज में ऐसा जो है पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, बहुत सारी कमियां हैं जो है। तो उसके लिए हमें सतत प्रयास करने की ज़रूरत है कि जो स्त्री और पुरुष में जो समान कार्य के लिए समान वेतन है वो निश्चित रूप से 100% जो है पूर्ण रूप से जो है सब जगह हो जाए। लेकिन आज भी वर्तमान में व्यवहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो स्त्री पुरुष के में समान कार्यों के लिए समान वेतन नहीं है, और इसके लिए राज्य हमेशा प्रयास करेगा। किसमें, 39 में। अनुच्छेद 39 स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। साथ ही 39 क क्या है, 39 क कहता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता यानी सबके लिए इक्वल जस्टिस, समान न्याय हो, और साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता यानी जैसे जिनके पास पैसा है
जो है कोई मुकदमा चल रहा है तो वो तो वकील कर लेंगे, महंगे महंगे वकील कर लेंगे, लेकिन अगर कोई गरीब आदमी है, कोई दलित आदमी है, तो वो कहाँ पैसा पाएगा? तो उसके लिए वकील की व्यवस्था, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, उसके लिए जो विधिक सहायता वकील की व्यवस्था होगी वो सरकार कराएगी। हमारे देश में कितना अच्छा सिस्टम है कि जो है गरीब से गरीब आदमी को उचित न्याय मिले। ठीक है, तो जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है? 39 क में। किस अनुच्छेद में है? 39 क में है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये अनुच्छेद 39 क में है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 40। ये आप सभी लोगों को बहुत पहले से पता है कि अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन, और यह यहाँ किसके विचारों का प्रभाव है? तो यहाँ जो है महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव है। उनका विचार ऐसा था कि वो कहते थे भारत की आत्मा गांव में बसती है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, और शासन कहाँ से शुरू होना चाहिए? गांव से शुरू होना चाहिए। जिस दिन उनका यह विचार था कि जिस दिन भारत के गांव विकसित होंगे, भारत के गांव आगे बढ़ेंगे, उस दिन भारत आगे बढ़ेगा। तो उन्हीं के विचारों को वरीयता देने के लिए अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का गठन की बात जो है रखी गई है। अब हम यहाँ पर एक देख लेते हैं कि जो है अनुच्छेद 40 में गांधी के विचारों को जो वरीयता दी गई और ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई, लेकिन अंबेडकर साहब जो है ये ग्राम पंचायतों के विरोधी थे। ये नहीं चाहते थे कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात का जो है संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णन हो या उल्लेख हो। ठीक है, तो गांधी जी और अंबेडकर जी में जो है वैचारिक विवाद था। ठीक है, अंबेडकर जी नहीं चाहते थे कि ग्राम पंचायतों के गठन की जो बात अनुच्छेद 40 में वर्णित हो, लेकिन गांधी जी के विचारों की वरीयता को जो है देने के लिए यहाँ जो है संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने इस विषय का जो है यहाँ वर्णन किया। ठीक है, तो अंबेडकर जी का ये विचार था कि अगर जो है गांव में जो है ग्राम पंचायतों का गठन हो जाएगा तो गांव के जो जमींदार हैं, जो दलित वर्ग का शोषण करते हैं, उनको और बढ़ावा मिलेगा, ऐसा मानना अंबेडकर जी का था। ठीक है, लेकिन वैचारिक मतभेद होते हुए भी देखिए आज हमारे जो है गांधी जी के विचारों को वरीयता देते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने जो है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का जो विषय है ये रखा गया, और आगे चल करके 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया। और आपको पता है कि जो है 73वां और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को जो है 73 और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को जो है संविधान के भाग 9 तथा 9 क में रखा गया, और साथ ही 2 अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं और 12वीं। तो आपको याद हो गया होगा अनुच्छेद 40 जो है क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 जो है ये राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 36 क्या है? राज्य की परिभाषा। साथ ही अनुच्छेद 37 यह जो है नीति तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य हमेशा प्रयास करेगा, जिससे लोगों का अधिक से अधिकतम कल्याण हो, इसके लिए राज्य हमेशा प्रयास करेगा, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना जो है जिससे हो सके। ठीक है, अनुच्छेद 38 में। साथ ही 39 में स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, और अनुच्छेद जो है 39 जो अनुच्छेद 39 कहता है स्त्री जो है स्त्री पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन, और 39 क कहता है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता जो है अनुच्छेद 39 क में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। और 40 क्या कहता है? 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। अब हम आगे देखते हैं जो है ये अनुच्छेद 41 ये कहा गया है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में जो है सरकारी सहायता पाना। अब इसका तात्पर्य क्या है? तो कुछ दशाओं में जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसका कोई सहारा नहीं है, तो उसको तो वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। इसकी व्यवस्था कौन करेगा? सरकार। कोई विकलांग व्यक्ति है, बेसहारा है,
तो उसकी सहायता कौन करेगा? सरकार। ठीक। और जो है शिक्षा, आज गरीब व्यक्ति है वो कहाँ से शिक्षा प्राप्त करेगा? तो हर व्यक्ति तक, हर जन जन तक, हर बच्चे बच्चे तक शिक्षा उपलब्ध हो और आसानी से उपलब्ध हो और निःशुल्क उपलब्ध हो। इसके लिए प्रयास कौन करेगा? सरकार करेगा। शिक्षा की पहुंच हर व्यक्ति, हर बालक तक हो, तो इसके लिए प्रयास कौन करेगा? सरकार करेगी। तो कहा है कि कुछ दशाओं में, कुछ जो कंडीशन है, कुछ कंडीशन ऐसे हैं, कुछ दशाएं ऐसी हैं जिसमें जो है सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उसमें बहुत सारे विषय हैं, जैसे बुढ़ापा में सरकार वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगों के लिए देखिए साइकिल प्रदान किया जाता है। ठीक है। और बच्चों के लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था सरकार करती है। तो अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 कहता है न्याय संगत एवं मानवोचित दशा। न्याय संगत एवं मानवोचित दशा, किसी के लिए कोई भी कार्य जो भी हो वो न्याय संगत हो और मानवोचित हो। जैसे इसमें आप देखते हैं प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता का तात्पर्य यह है कि जैसे महिलाओं में जो है डिलीवरी के समय, गर्भधारण के समय महिलाओं में कम से कम जो है 3 महीना पहले और डिलीवरी के 3 महीना बाद, यानी 6 महीने की जो है उनको छुट्टी मिलेगी। और जो है साथ ही उनको पूरा वेतन मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये चीज़ लागू हो जो है इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। तो 42 कहता है न्याय संगत एवं मानवोचित दशा। न्याय संगत एवं मानवोचित दशा जो है उसमें देखेंगे प्रसूति सहायता, विशेष तौर पर इसको याद रखिए, परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। तो प्रसूति सहायता जो है, प्रसूति सहायता में सरकार यह व्यवस्था करेगी कि सरकारी नौकरियों में जो भी है 3 महीना पहले, ठीक, और उसके जो है डिलीवरी के 3 महीना बाद तक उसको जो है छुट्टी दी जाएगी और साथ ही उसको पूर्ण वेतन दिया जाएगा। साथ ही उस महिला के पति को भी जो है एक जो है सामान्य अवकाश दिया जाएगा जिससे वो अपने पत्नी की हेल्प कर सके। तो जो है 42 कहता है न्याय संगत एवं मानवोचित दशा। ठीक है। और इसमें प्रसूति सहायता विशेष तौर पर आपको याद रखना है। ठीक है। 43 कहता है निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को कम से कम इतना वेतन देना जरूरी है कि वो अपनी जीवन यापन कर सके। निर्वाह मजदूरी का क्या है? ऐसा नहीं है कि किसी को जो है काम करा करके फ्री का जो है पैसा मत दीजिए। वो कहता है जो है अनुच्छेद 43 कि निर्वाह मजदूरी यानी किसी भी व्यक्ति को कम से कम इतना मजदूरी, इतना वेतन, इतना तनख्वाह मिलना चाहिए जिससे वो अपनी मिनिमम जो जरूरत है उसके साथ अपने जीवन का निर्वाह कर पाए। और इसकी व्यवस्था कौन करेगा? सरकार इसके लिए प्रयास करेगी। अनुच्छेद 43 को कहता है कामगारों की भागीदारी। 43 को क्या कहता है? कामगारों की भागीदारी। 43 को कामगारों की भागीदारी। 43 को कामगारों की भागीदारी। अब इसका तात्पर्य समझिए। कामगारों की भागीदारी का तात्पर्य यह है कि जो भी फैक्ट्रियां हैं, जो भी कारखाने हैं, उसमें जो प्रबंधन है, जो अधिकारी तंत्र हैं, सरकार जो है, जो नीति बनाने वाले लोग हैं, जो मैनेजमेंट चलाते हैं, उनको जो उस फैक्ट्री में मजदूर वर्ग हैं उनसे भी राय लेना चाहिए। और जो है उस फैक्ट्री के लिए, उस कारखाने के लिए जो सर्वोत्तम डिसीजन है वो लेने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन क्या व्यवहार में है? प्राइवेट कंपनी वाले बिल्कुल नहीं लेते हैं। सरकारी कंपनी में भी देखेंगे बिल्कुल नहीं होता है। तो व्यवहार में तो ये चीज़ नहीं है। लेकिन इसके लिए जो है 43 को कामगारों की भागीदारी, यानी कोई भी फैक्ट्री कारखाना से संबंधित जो भी निर्णय है वो जो है उन कामगारों, उसमें काम करने वाले मजदूरों को भी भूमिका होनी चाहिए निर्णय लेने में। लेकिन व्यवहार में ये कहीं नहीं है। आज सरकारी फैक्ट्रियां बिक रही हैं, क्या मजदूरों से पूछा जाता है? बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। लेकिन हम देखते हैं इसके पीछे मजदूर भी जिम्मेदार हैं। सरकारी नौकरी के बाद कोई काम नहीं करना चाहता है, सब अपने मन मर्जी हैं। सोचते हैं कि सरकारी नौकरी हो गई, अब चलो मजा ही लेते हैं, काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सरकार भी ऊब करके क्या करेगी? उसका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। ठीक है।
तो इसमें जनता की भी भागीदारी है, हम लोगों सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी से जो है काम करें, जिससे सरकारी फैक्ट्री भी जो है प्राइवेट फैक्ट्रियों के समान ग्रोथ करे, उनके समान विकास करे और विश्व में कॉम्पिटिटिव माहौल बनाए। लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। तो देखते हैं 43 का क्या कहता है कि किसी भी फैक्ट्री कारखाने में जो है कोई भी निर्णय लेते समय कामगारों की भी भूमिका होनी चाहिए, इसके लिए सरकार प्रयास करेगा। और जो है 43 ख कहता है सरकारी सहायता। सरकारी सहायता का मतलब होता है आधा सरकारी आधा जो है जनता प्राइवेट। सहकारी का मतलब दोनों की सहयोग से। तो सहकारी आजकल तमाम गांव में जो है सहकारी समितियां चलती हैं, तो वहां पर अब सामान्य तौर पर 43 ख के अंतर्गत सहकारी समितियां याद रखिए। और इसका तात्पर्य होता है कि दोनों के संयुक्त प्रयास से। आज अमूल डेयरी है वो क्या है, सहकारी है, न प्राइवेट है और न सरकारी है। समय समय पर सरकार उसको सहायता देती है, तमाम जो है टेक्निक उपलब्ध कराती है, ठीक है, और कार्य करने की जिम्मेदारी जनता की है, उसमें जो भागीदार हैं। तो ये सहकारी, तो सहकारी किसमें है, 43 ख में। अब आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता। ठीक, अब समान नागरिक संहिता जो है ये याद रखिए, समान नागरिक संहिता हिंदुस्तान में लागू नहीं है। यहाँ पर हर धर्म के लिए उसका पर्सनल लॉ अलग है, ठीक है, हर जाति के आधार पर तमाम कानून बटे हुए हैं, सबके लिए इक्वल कानून नहीं है। तो संविधान बनाने वाले संविधान सभा के सदस्य जो ये चाहते थे कि भारत में एक कानून हो, सबके लिए समान हो, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों के कारण ऐसा लागू करना संभव नहीं था, क्योंकि हमको नई नई आज़ादी मिली थी और समाज विभिन्न वर्गों में जो है बटा था। विभिन्न जो है हमारा देश में कई धर्म थे जिनके अपने अपने कानून लागू थे, इसलिए सरकार की मजबूरियां थीं और आज तक हमारे देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें है, अनुच्छेद 44 में। लेकिन आपको साथ में एक और भी चीज़ याद रखना है कि भारत का एकमात्र राज्य गोवा जहां समान नागरिक संहिता लागू है। भारत का एकमात्र राज्य गोवा जो है वहाँ पर जो है समान नागरिक संहिता लागू है। तो आपसे सवाल आएगा कि कहाँ समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तो वो है गोवा में। कहाँ लागू है, गोवा में। लेकिन हिंदुस्तान में अभी लागू नहीं है। हर धर्म के लिए पर्सनल लॉ अलग है, हर जो है जाति संबंधी तमाम कानून हैं, तो अलग अलग कानून हैं और सभी धर्मों के लोग अलग अलग कानून द्वारा जो है उनके जो व्यक्तिगत कानून हैं वो अलग अलग है, ठीक है। तो सरकार, इसमें कहा गया है कि सरकार आने वाले समय में जब समाज की स्थिति ऐसी हो जाए तो समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगी। अभी लागू नहीं है लेकिन प्रयास करेगी। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में समान नागरिक संहिता लागू हो जाए, जैसे गोवा में लागू है, ठीक। तो समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 44। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कराना ये सरकार का जो है दायित्व है, सरकार का दायित्व है। देखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो है जो प्रावधान किया गया वो संविधान के 3 भाग में किया गया। मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 को जोड़ के, मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 को जोड़ के ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करना उनका जो है मूल अधिकार है। साथ ही नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 जोड़ करके, अनुच्छेद 45 में ये कहा गया कि सरकार का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कराए। और साथ ही जो है संविधान के भाग 4 को यानी मौलिक कर्तव्य, संविधान के भाग 4 का मौलिक कर्तव्य में 11वां जो कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया कि हर माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कराए। यानी मूल अधिकार में ये बच्चे का मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व में ये राज्य का दायित्व है, और जो है साथ ही मौलिक कर्तव्यों में यह हर माता पिता का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कराए। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 86वें संविधान संशोधन सन 2002।
86वें संविधान संशोधन सन 2002। अब आइए जो है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 ये जो है हमारे समाज में आज भी दलित वर्ग हैं, ठीक है, ट्राइब वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग है और तमाम जो है आप देखेंगे बहुत सारे वर्ग जो है सुविधाओं से वंचित हैं, बहुत सारे वर्ग सुविधाओं से वंचित हैं, जो है सामान्य जीवन जीने के लिए भी उनके न्यूनतम साधन उपलब्ध नहीं है। इसलिए सरकार का ये दायित्व है कि हमारे समाज के जो दलित वर्ग हैं, जो है ट्राइब वर्ग हैं और साथ में ओबीसी वर्ग हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान करेगा। ये किस अनुच्छेद में है? तो 46 में। 47 देखते हैं। 47 पोषाहार स्तर जो है सुधारने का प्रयास, सरकार का यह दायित्व है। 47 कहता है कि सरकार का यह दायित्व है, ये जो है ये कि पोषाहार स्तर में सुधार। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के नागरिक बलिष्ठ हों, ताकतवर हों, अच्छा पोषण उनको उपलब्ध हो, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकारी विद्यालयों में एमडीएम योजना, जो दोपहर भोजन की योजना थी, ये इसी अनुच्छेद के तहत शुरू की गई थी। मिड डे मील योजना या दोपहर भोजन की योजना ये कब लागू की गई थी? 15 अगस्त 1995। प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। तो उस समय जो है ये लागू की गई थी। 15 अगस्त 1995 को जो है मिड डे मील यानी दोपहर भोजन की योजना लागू की गई थी। ये किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 47, बच्चों के पोषाहार स्तर को सुधारने के लिए। तो अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार स्तर का जो है सरकार ये प्रयास करेगी कि जो है देश में सभी नागरिकों का पोषाहार स्तर ऊंचा हो, उनको जो है उचित पोषण मिले। आज सरकार जो है ये राशन बांट रही है, ये भी इसी के अंतर्गत है, ठीक है। अब देखते हैं, साथ ही सरकार का ये दायित्व है 47 में ही शराबबंदी करे या नशीली दवाओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगाए। शराबबंदी या नशीली दवाओं के व्यापार पर प्रतिबंध भी किस अनुच्छेद के तहत? ये जो है 47 के तहत। और यह किसका कार्य है? सरकार आने वाले समय में ऐसा प्रयास करेगी कि शराब की बिक्री न हो, साथ ही नस्ली दवाओं का प्रसार न हो, नस्ली दवाओं का व्यापार न हो, और जो है उसके बाद जो है पोषाहार स्तर को सुधारने का प्रयास करेगी। अगर आपसे सवाल आए कि एमडीएम योजना, दोपहर भोजन की योजना किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 47। शराबबंदी किस अनुच्छेद के तहत? तो जो है 47। ये बिल्कुल याद रखिए, शराबबंदी 47, एमडीएम योजना 47, दोपहर भोजन योजना 47। अब आते हैं 48। 48 ये कहता है कृषि पशुपालन की जो है विकास, कृषि पशुपालन का विकास और दुधारू पशुओं का संरक्षण। ये इसके लिए प्रयास कौन करेगा? सरकार इसको बढ़ावा देगी। कृषि एवं पशुपालन जो है, कृषि एवं पशुपालन के विकास के लिए जो है, कृषि एवं पशुपालन के विकास के लिए, दुधारू पशुओं के नस्ल के लिए जो है, ये जो है तमाम जो है सरकार प्रयास करेगी। कृषि एवं पशुपालन जो है को बढ़ावा देगी। साथ ही 48 को जो है कहता है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा, सरकार पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी। और इसी में जो है हम देखते हैं कि जो है वन्य तथा वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई है, यानी गोवध निषेध की भी बात की गई है। तो 48 जो है क्या है? 48 कृषि पशुपालन एवं दुधारू पशुओं के संरक्षण, कृषि एवं पशुपालन को विकास देना, ये सरकार का दायित्व है। साथ ही अनुच्छेद 48 का पर्यावरण को बढ़ावा, पर्यावरण को संरक्षण, पर्यावरण का जो है अधिक से अधिक उन्नयन हो, इसके लिए सरकार का जो है सरकार प्रयास करेगी। तो अनुच्छेद 48 का 49 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें ये बात कही गई है कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय धरोहर हैं, जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, उनको जो है संरक्षण करने का प्रयास सरकार करेगी। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षण करने का प्रयास सरकार करेगी। ठीक, याद हुआ? 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षण, जैसे हमारे यहाँ लाल किला, ताजमहल, जो भी है आगरा का किला, जो है जितने भी भारत में किले हैं, जो भी तमाम मंदिर हैं, जो है जैसे बृहदेश्वर मंदिर, ठीक, एलोरा का कैलाश मंदिर, इन सबको संरक्षित, जो भी हमारा धरोहर है, जो विरासत है, इसको संरक्षित करने का प्रयास ये सरकार करेगी अनुच्छेद जो है 49 में। और साथ ही
अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। तो अनुच्छेद 50 ये कहता है कार्यपालिका न्यायपालिका अलग अलग है और दोनों को अधिकार कहाँ से प्राप्त है? दोनों को अधिकार जो है संविधान से प्राप्त है। दोनों संविधान से अपना अधिकार ग्रहण करते हैं, कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग। कार्यपालिका का तात्पर्य है मंत्रिमंडल, ये कार्यपालिका है, और न्यायपालिका का जज या न्यायालय। और ये दोनों जो है अपने अधिकार कहाँ से प्राप्त करते हैं? संविधान से प्राप्त करते हैं, और दोनों अलग अलग हैं। दोनों को शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं? संविधान से। तो अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी दोनों अलग हैं और दोनों को शक्तियाँ संविधान से प्राप्त होती हैं, अनुच्छेद 50। और अनुच्छेद जो है 51 देखते हैं। अनुच्छेद 51 कहता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए, अनुच्छेद 51 कहता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए, अभिवृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 51 जो है यह कहता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अभिवृद्धि यानी विकास के लिए प्रयास करेगा। भारत का यह कार्य होगा, भारत सरकार का यह कार्य होगा कि वह ऐसा कार्य करे जिससे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति पैदा हो, जो है सारे देश सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए भारत को प्रयास करना पड़ेगा। और साथ तो हम ये देखते हैं, अगर ये सवाल आए कि भारत की विदेश नीति के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है, तो 51। कौन सा अनुच्छेद है? 51। अब हम एक सामान्य तौर पर फिर से जो है देख लेते हैं सारे अनुच्छेदों को, जो है सामान्य तौर पर मेरे दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में, सबके दिमाग में बैठ जाए, इसके लिए देखते हैं। तो अनुच्छेद 36 जो है राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, 36 राज्य की परिभाषा। अब देखते हैं 37, यह जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी नीति निषेधता तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सरकार जो है प्रयास करेगा। 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का न्याय, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। तो 39 देखिए 39 जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, और 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। पहले है 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, और 39 को क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो है अनुच्छेद 40 जो है ये तो ग्राम पंचायतों का गठन, 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 40 ग्राम पंचायत, 40 ग्राम पंचायत, 40 ग्राम पंचायत। अब आते हैं जो है अनुच्छेद 41, तो कुछ दशाओं में काम एवं जो है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता पाने से। वृद्धा पेंशन 41, वृद्धा पेंशन 41, विकलांगों की सहायता 41, ऐसे याद कर लीजिए। बुढ़ापा में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन किसमें? 41 में। क्लियर? अब 42 न्याय संगत एवं प्रसूति सहायता 41, प्रसूति सहायता जो 42 सॉरी जो है प्रसूति सहायता 42, मानव जो है न्याय संगत एवं मानवोचित दशा प्रसूति सहायता 42। ठीक। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी, कम से कम एक मिनिमम मजदूरी मिलनी चाहिए। ठीक। 43 को कामगारों की भागीदारी, 43 को निर्वाह मजदूरी जो है 43 को कामगारों की भागीदारी, को कामगार। ठीक। और 43 को सहकारी सहायता, 43 को सहकारी सहायता। 44 आपको याद है, बिल्कुल याद है आपको, कैसे नहीं याद है? देखिए 44 क्या है? समान नागरिक संहिता। कौन सा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा। तो 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 44 समान नागरिक संहिता, 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 44 समान नागरिक संहिता। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है? समान कार्य के लिए समान वेतन 39 को, 39 समान कार्य के लिए समान वेतन 39, और प्रसूति जो है ये समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 39 को, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 39 को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। समान नागरिक संहिता जो है 44, उसके बाद जो है 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। ठीक, ये याद ही है आप लोगों को। 46 जो है SC ST और OBC के लिए जो है उनके विकास के लिए विशेष प्रावधान। 47 पोषाहार स्तर, MDM दोपहर भोजन, शराब एवं नस्ली दवाओं पर प्रतिबंध। ठीक। 48 जो है कृषि एवं पशुपालन, दुधारू पशुओं का संरक्षण विकास, और 48 का पर्यावरण संरक्षण, गोवध निषेध।
49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को जो है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को जो है संरक्षण कौन करेगा? सरकार, राज्य। और जो है 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। और जो है 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की वृद्धि के लिए जो है सरकार प्रयास करेगा। इसमें 4 आपको बहुत जो है महत्वपूर्ण है, वो जरूर याद रखना है आपको। 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 44 समान नागरिक संहिता, 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए सरकार जो है प्रयास करेगी। ये जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक। अब उसके बाद जो है हम ये देख लिए जो है, उसके बाद देखते हैं कि जो है नीति निषेधक तत्व और जो मूल अधिकार, मूल अधिकार भाग 3 में है और नीति निषेधक तत्व जो है भाग 4 में है, ठीक है। तो मूल अधिकार किस में है? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और नीति निषेधक तत्व जो है ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य जो है ये तमाम विवाद रहे कि नीति निषेधक तत्व महत्वपूर्ण है या जो है मूल अधिकार महत्वपूर्ण है। और इसके लिए सरकार ने बहुत प्रयास किया। किसी सरकार ने जो है नीति निषेधक तत्वों को महत्व दिया, तो किसी ने जो है मूल अधिकारों को महत्व दिया। अब यह मामला जो है ऐसे विवाद हुआ और कि कौन बड़ा है, महत्वपूर्ण कौन है, मूल अधिकार या नीति निषेधक तत्व। अब ये जो मामला उठा तो न्यायालय में गया। तो न्यायालय ने जो है 3 महत्वपूर्ण वाद जरूर याद रखिए आप लोग। पहला है गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य। इस मामले में एक सामान्य भाषा में आप समझिए कि गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी गोलखनाथ के फैसले में यह आपको समझना है कि जो है नीति निषेधक तत्वों पर किसको वरीयता दी गई? मूल अधिकार को। किसको वरीयता दी गई? मूल अधिकार को वरीयता दी गई। उसके बाद जो है दूसरा देखते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आपको पता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में ही जो है आधारभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट आया था। आधारभूत संविधान के आधारभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट किस में आया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो केशवानंद भारती जो मामला था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला, देखिए गोलखनाथ में क्या कहा, किसको वरीयता दिया गया? मूल अधिकारों को वरीयता दिया गया। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो है मूल अधिकारों में संशोधन करने के लिए जो है संसद को खुली छूट दी गई। लेकिन खुली छूट दी गई, लेकिन एक आधारभूत ढांचे का विचार प्रस्तुत किया गया कि आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं होना चाहिए। और आधारभूत ढांचा जो है ये तय कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी केशवानंद भारती में। फिर विवाद हुआ, तब एक निर्णय और आया, कौन सा? मिनर्वा मिल विवाद। मिनर्वा मिल वाद में जो है कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो नीति निषेधक तत्व और मूल अधिकार और नीति निषेधक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। अगर इस देश को एक आदर्श देश बनाना है, इस देश को गरिमामय बनाना है, तो सरकार को, राज्य को, दोनों को वरीयता देना पड़ेगा। यानी पूरक का मतलब क्या है? एक सिक्के के 2 पहलू। अगर एक सिक्के से हेड को हटा दीजिए तो सिक्का कहलाएगा, या एक सिक्के से टेल को हटा दीजिए तो सिक्का कहलाएगा। उसी तरह से हमारे संविधान में ये सिक्के के 2 पहलू हैं, ये पूरक हैं। कौन कौन? मूल अधिकार और नीति निषेधक तत्व। तो ये किस वाद में आया? मिनर्वा मिल। तो हमने 3 वाद पढ़ा, जो है सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट पढ़े, जो है कौन कौन? गोलखनाथ, मूल अधिकारों को वरीयता दी गई, ठीक है। केशवानंद भारती, इसमें कहा गया क्या? इसमें मूल अधिकारों में संशोधन करने की संसद को छूट दी गई, लेकिन आधारभूत ढांचे को रखा गया, ठीक है। लेकिन मिनर्वा मिल में ये बात कही गई कि मूल अधिकार और नीति निषेधक तत्व ये एक दूसरे के पूरक हैं, इनको किसी पर वरीयता नहीं दी जाएगी, ये पूरक हैं, दोनों के बिना संविधान अधूरा है, ठीक है। तो आगे सरकार जो भी नीति बनाएगी, इन दोनों को वरीयता देकर के ही जो है कोई कानून या कोई विधेयक
लाएगी। और वर्तमान में यही प्रचलित है, मिनर्वा मिलवाद है, और दोनों को क्या माना जाता है, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व जो है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो है बात जो राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित हम लोग ने चर्चा किया, आपको जो है समझ में आया होगा। आप लोग एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।